नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज में। हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र के महापर्व के 5वें चरण के मतदान पर, क्योंकि यह जिस तरह से देखा गया कि महाभारत में 18 दिन का युद्ध हुआ, तो ये 7 दिन का युद्ध है और अब 5वां दिन आज माना जा रहा है कि ये जो सत्ता का संग्राम है, सत्ता के संग्राम के 5वें चरण का मतदान का आज महारण चल रहा है। भारत की महाभारत पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। बिल्कुल ठीक है सूरज जी, क्योंकि 5वें चरण का कुरुक्षेत्र, आज 5वें चरण के मतदान जो है वो जारी है। और आज आपको बता दें, आज राज्यों के 49 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। और मत प्रतिशत को अगर हम बात करें तो 3 बजे तक के जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं और लगभग 40% तक मतदान सभी जगह पर, सभी राज्यों में हो गया है। सबसे ज्यादा मतदान अभी तक का जो मत प्रतिशत है वो पश्चिम बंगाल में रहा और सबसे कम जो मतदान है वो महाराष्ट्र में देखा गया। लेकिन 5 चरण अभी तक हो चुके हैं। 4 चरण जो है पहले बीत चुके हैं, जिसमें 380 सीटों पर वोटिंग हुई और आज की 49 सीटें मिला के 429 सीटों पर आज मतदान जो है वो संपन्न हो जाएगा। और जिसके बाद 2 चरण में मात्र 114 सीटें शेष रह जाएंगी, जिसके बाद तस्वीरें जो है आज के चरण के बाद वो लगभग क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल। और 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। जहां बात करें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की, बात करें स्मृति ईरानी की, या हम बात करें रायबरेली से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी की, इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होकर के अब 4 जून को हमारे सामने आएगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय कराएंगे हमारी सहयोगी ऋषिका। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ आशीष दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राधा वल्लभ शारदा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। विलक्षण सक्सेना जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। राकेश ठाकुर जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, बहुत स्वागत है। रमेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। रमेश जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ आलोक सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। राधा वल्लभ शारदा जी, आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से बात हो रही है 5वें चरण के रण की, तो 5वें चरण के रण में बहुत कुछ तस्वीरें देखी गई हैं, तस्वीरों के अलग अलग रंग देखे गए हैं। क्योंकि जहां चुनाव प्रचार की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो हर बार एक नया मुद्दा, एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। आपको लगता है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो अब तक किया गया है, चाहे मंगलसूत्र की बात हो, चाहे पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने की बात हो, या विरासत टैक्स की बात हो, इन तमाम चीजों का मतदाताओं के मन पर कोई असर हुआ है, या फिर ये सारी बातें हवा हवाई ही रही हैं? पाठक जी, मेरा जो आकलन है जी और चूंकि पत्रकार जगत से जुड़े हुए हैं जी वोकल पब्लिसिटी होती है, एक जी कान से कान बात जाती है जी और जो कान से कान बात जाने वाली जो है, ये 400 पार वाली बात जो है जी वो आपको गांव में भी मिलेगी, हाँ और शहर में भी मिलेगी और घर में भी मिलती है। जी तो मुझे लगता है कि ये जो चौथा चरण है, ये 5वां चरण है, जी। 4 चरण जो हुए हैं जी उसका रिजल्ट तो अब मतदाता के मन में, तो आप न आप बैठे हैं न मैं बैठा हूँ, बिल्कुल हम यहाँ बैठकर चैनल पर सिर्फ आकलन लगा रहे हैं जी कि क्या हो सकता है। लेकिन जो मतदाता के मन में है वो पब्लिसिटी के माध्यम से, जैसे आप चर्चा करेंगे तो मालूम पड़ जाता है जी कि कहाँ क्या है। मेरी आज उत्तर प्रदेश में बात हुई मेरे एक मित्र से, जी तो उसने मुझे एक वीडियो भेजा और उस वीडियो में वो महिलाएं कह रही हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अब ठीक है, उससे गलती हो गई है, उसको 65 साल बोलना चाहिए था, हाँ। 65 की जगह वो 70 बोल गया। जी तो मुस्लिम मतदाता जो वहाँ के हैं, रायबरेली के, खास करके रायबरेली के, जी उनका ये कहना है कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे। उनसे जब ये पूछा गया कि यहाँ तो प्रत्याशी फलाना, बोले होगा फलाना, हमें उससे क्या लेना देना, हमें हाँ। तो मोदी जी को वोट देना। जी तो इसको कहते हैं वोकल पब्लिसिटी। बराबर और एक आदमी से दूसरे आदमी तक बात जाती है। जी अब अमेठी में भी यही स्थिति है। हाँ लोग कह रहे हैं अमेठी में स्मृति ईरानी हार जाएगी, हाँ लेकिन जो आदमी जनता से जुड़ा रहता है, जो जाता आता रहता है, उसको लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं, स्मृति को फिर जिताना, इसने अपने यहाँ काम कराया। अच्छा, वो जो एक मैंने पहले भी कहा था, 9 नगद और 13 उधार, जी बिल्कुल ये फिर बात उठती है भाई। हाँ तो ये जो रायबरेली के जो मतदाता थे, हाँ। वो ये गिना रहे थे कि हमें मोदी जी ने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। हाँ तो बात भाई आके रह जाती है। हाँ तो आज का जो मतदाता है, उसके बावजूद, मतलब अगर हम ये कहें कि मुस्लिम मतदाता, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ जी कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव है, जी मैं मान सकता हूँ होगा झुकाव। हाँ लेकिन आज जो वीडियो आया और जो मैंने देखा, हाँ उससे मुझे लगता है हाँ कि ये
एक भ्रम पाल रखा है। वो ये कहते हैं हमको बेवकूफ बना के रखा था, वहाँ के मुस्लिम मतदाताओं का ये कहना है। बिल्कुल, हमको जैसे अभी तक बेवकूफ बना के रखा था और हम तो उसको वोट देंगे जिसने हमारे क्षेत्र का विकास किया। बिल्कुल, आपकी जो बात थी उसमें एक बात मुझे आलोक सिंघई जी हमेशा अपने वक्तव्य में कहते हैं अल्लाह की गाय। तो कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाताओं को, एक वर्ग विशेष के मतदाताओं को अल्लाह की गाय समझ रखा था। ये तो कहीं नहीं जाएंगे, हालांकि इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जो कहा कि मतदाताओं का रुझान जो था वो इस तरह से सामने आया है। ऋषिका, बिल्कुल ठीक है आलोक सिंघई जी, क्योंकि सर आप ही से इस बारे में चर्चा कर रहे थे, आप ही से शुरुआत भी मैं करना चाहूंगी। 5वें चरण को लेकर जिस तरह से हमने देखिए हमने मुद्दे की शुरुआत से, इसकी जो शुरुआत है मुद्दे से ही की है कि जो मुद्दे हैं वो शिफ्ट होते गए। मंगलसूत्र, विरासत टैक्स, हिंदू मुस्लिम आरक्षण, तमाम मुद्दे 5वें चरण तक लेकर आए। 5वें चरण आते आते तक हमने हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो उसको हवा देते हुए देखा। राजनीतिक दल जो है, क्या तस्वीर आप 5वें चरण तक देख पा रहे हैं, क्योंकि 2/3 से ज्यादा अभी तक मतदान जो है वो हो चुका है। सीटें जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 429 सीटों पर आज मतदान हो जाएगा। तस्वीर क्या देख पा रहे हैं आप इस लोकतंत्र के महापर्व की? ऋषिका जी, बहुत अच्छा चर्चाएं हुई हैं पूरे देश में, जो डिबेट हुआ है और मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। लगातार जनता के बीच में जो अपील बढ़ती जा रही है और स्पष्ट निगाह होती जा रही है। आज मोदी जी एक भाषण में बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि देश का मतदाता चुनाव लड़ रहा है। हाँ। वो लीड कर रहा है। और ये स्थिति हो गई है कि लोगों को इस डिबेट में ये समझ में आ गया है कि हमें किस दिशा में जाना है। और ये हमें लगता है कि जो 400 पार का नारा दिया है वो नारा तो बहुत तेजी से पूरा बहुत ज्यादा आगे तक न चला जाए। क्योंकि जिस तरीके से मतदाताओं के अंदर रुझान देखा जा रहा है, खुल के बोल रहे हैं लोग, बाहर निकल के बोल रहे हैं, और ऐसा अमूमन नहीं होता है। इतने बड़े पैमाने पे देश में डिबेट हुआ है। आप ये देखिए, लोकल लेवल पे ना तो झंडे हुए, ना डंडे हुए, ना कैनवासिंग वैसी हुई, लेकिन जो देश के स्तर पे डिबेट हुआ, पूरे देश ने देखा, टीवी पे देखा, कानों कान जो चर्चाएं हुई हैं, उन सब के बाद में लोगों का रुझान जो है स्पष्ट दिख रहा है कि वो अच्छा, वैश्विक परिदृश्य भी ऐसे ही हो गया है। जिस तरीके से वैश्विक युद्ध के हालात है, कहीं कुछ है, वैसी स्थिति में मोदी जी का नेतृत्व जो है को साफ उभरता हुआ दिख रहा है। इधर पाकिस्तान में देखें आप, कि पाकिस्तान में लोग भारत के साथ मिलने तैयार हो गए। तो ये सारे हालात जो है ये देश में बता रहे हैं कि मोदी जी की सरकार लौट रही है। और ये जो है बहुत कितनी होगी, कैसी होगी, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन जो आम जनता का रुझान है 5वें चरण के आते आते तक, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और खास तौर से मोदी जी के पक्ष में झुकता दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो चुनाव है, मतदाता चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां हमने देखा है कि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए जहां कांग्रेस प्रत्याशी तो थे लेकिन कांग्रेस मैदान में नहीं थी। इस चुनाव के विषय में भी कहा गया कि कई जगह पर, कई राज्यों में, कई लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव मैदान में दिखी नहीं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी दिखी है। और वो बात, जो बात आपने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार मतदाता चुनाव लड़ रहा है, बिल्कुल मैं आना चाहूंगा आशीष दुबे जी आपके पास में। और ये जो बात अभी राधा वल्लभ शारदा जी ने कही थी कि वर्ग विशेष का मतदाता, उसका झुकाव हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही कि मैं अल्पसंख्यकों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की जो नीति है, जो वोट पाने की नीति है, उस नीति का विरोध करता हूं और उस नीति को उजागर करना चाहता हूं। आपको लगता है कि वर्ग विशेष के जो मतदाता हैं, यदि उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी या मोदी के प्रति बढ़ रहा है, तो ये जो भाषण में उन्होंने कहा है कि मैं अल्पसंख्यकों का विरोधी नहीं हूं, इसका असर है क्या? नहीं, इसका असर निश्चित तौर पर जो है, इसका असर निश्चित तौर पर हो सकता है। क्योंकि जो एक इमेज जो जिस तरह से बन गई थी, या जिस तरह की एक धारणा बन गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यक वर्ग मुसलमान नहीं जाएगा, तो अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता अगर इस तरह बात करता है और उनको भरोसा दिलाता है, तो निश्चित तौर पर जो है कि लोगों का हो सकता है भ्रम टूट सकता है, या लोग अपने तरह से अपने स्तर पे भाजपा का आकलन करके और उसके प्रति जो पूर्वाग्रह दुराग्रह वो निकाल के सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरह की कोशिश है, इस तरह की कोशिश नजर भी आती है, और ये जरूरी भी है। क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर या किसी जनप्रतिनिधि के तौर पर किसी एक वर्ग को अलग रख के सोचा नहीं जा सकता और एक वर्ग को अलग रख के काम किया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो बात 1 साल पहले हुई थी, जो पसमानदा मुसलमानों को 663 मोदी मित्र बनाए गए थे, पूरे देश में मोदी मित्र बना करके जिनको भेजा था, आपको लगता है कि ये उसका असर भी इसमें शामिल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ये हो सकता है। लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है जी, वो बाकी मुसलमानों से उनको थोड़ा सा अलग देखा जाता है, क्योंकि वो उसमें अति पिछड़े या जैसा भी हम उसको कह सकते हैं, उस तरह के हैं। और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तभी से ये जो वर्ग था पसमानदा, यानी
मेरे ख्याल से जो बहुत ज्यादा पिछड़े या जो भी शब्द यूज कर लें जी। वो उन मुस्लिमों को आगे लाने के लिए था। ये विधानसभा चुनाव के समय से शुरू हुआ था। तो वो एक वर्ग है जो निश्चित तौर पर जो है इनकी नीतियों से जुड़ाव यदि महसूस करता होगा तो ये वोट के बाद साफ नजर आ जाएगा, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में। हाँ। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का अब पूरा जोर है, आज 14 सीटों पे चुनाव है, आगे भी हैं, जी। तो ये जो है वहाँ के लिए ये सारी चीजें, ये नारे, ये वादे वहाँ के लिए ज्यादा केंद्रित नजर आते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जरूरी है शासन करने के लिए, जनप्रतिनिधि बनने के लिए कि सबका भरोसा चाहिए। हाँ। तो उस तरह से ये ठीक है। और मुझे ये लगता है कि लेकिन जो जिस तरह का, अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, तो वहाँ पे जो जातिगत समीकरण है, हाँ। उनको चुनाव से बहुत अलग रख के देखा नहीं गया आज तक। यदि ये चुनाव इस तरह का कोई आउटकम ला सकते हैं जी। तो ये नई बात होगी, वरना जो है चुनाव में जो है खास तौर पे जातिगत प्रभाव जो है बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो इस तरह के संतुलन जो है भाजपा ने साधने की कोशिश की है और सारे वर्गों के साथ की है। तो ये नतीजा जो भी हो, सुखद संकेत ये है कि किसी भी वर्ग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई दल विशेष जो है मेरा शुभचिंतक नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष दुबे जी। लेकिन जिस तरह से वर्ग विशेष को साधने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो हम देखिए अगर दोनों ही राजनीतिक दलों ने अथक प्रयास, दोनों जो वर्ग विषय के उन्हें साधने का प्रयास किया है, जाति का भी ध्यान रखा गया है और अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह से लगातार बात की जा रही है। रमेश शर्मा जी, अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, 80 लोकसभा सीटें, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही देश को प्रधानमंत्री मिलता है। जो 80 सीटें हैं लोग, उनमें से आज 14 सीटों पर जो है मतदान जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज रायबरेली और अमेठी सीट की, क्योंकि इस पूरे चुनाव में रायबरेली और अमेठी पर सभी की नजर रही। दर्शकों में भी शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रायबरेली और अमेठी सीट के बारे में ना सुना हो। रमेश शर्मा जी, रायबरेली और अमेठी सीट पर क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे रायबरेली और अमेठी में किसी बहुत ज्यादा बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं दिखती। पिछले बार के चुनाव में रायबरेली में कांग्रेस जीती थी और अमेठी में भाजपा जीती थी। मुझे ये निर्णय यथावत जैसे ही रहने को दिख रहा है, क्योंकि वहाँ का जिस तरह का वातावरण है उसको ध्यान में रख करके। तो फिर ये वो सीटें भी हैं, यहाँ से लेकर के अगर आप देवबंद को देखेंगे और देवबंद से रामपुर की यात्रा करेंगे और अलीगढ़ की यात्रा करेंगे, ये वो है, यहाँ कहीं ना कहीं 60 से 70% जो भावना है वो थोड़ी सी सांप्रदायिक भावना है। और सांप्रदायिक भावना में जो मुस्लिम मतदाता है वो एकजुट है। और अगर आपको ध्यान हो तो ये अलीगढ़ से लेकर के देवबंद तक का इलाका वो है, पाकिस्तान की नींव यहीं डली हुई थी। और 1936 में अगर अंग्रेजों ने जो लोकल असेंबलियों के चुनाव में मुस्लिम समाज को जो अतिरिक्त प्रावधान दिया था, आरक्षण तो नहीं कहेंगे, विशेषाधिकार दिया था, उसकी पहल भी देवबंद के जो वहाँ का संस्था है उसी ने की थी। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो सबसे पहली मांग है, जो संस्थापक हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, उन्होंने, उनकी किताब है 86-88 में लेखों का संग्रह जो दिल्ली के पब्लिकेशन से सर सैयद अहमद, उनकी जो किताब है, तो उन्होंने वहाँ से की थी। तो स्वाभाविक रूप से वो जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कट्टरता है वो वहाँ पर खुलकर है। ये लेकिन पहला ऐसा चुनाव है, हर चुनाव में हर वक्त में मुस्लिम समाज की बात हमेशा होती थी, हिंदू समाज की बात कभी नहीं होती थी। अगर मुस्लिम समाज की बात नहीं होती तो मुस्लिम पर्सनल लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड एक्ट लागू नहीं होता, संसद में ये नहीं कहा जाता, बाहर ये नहीं कहा जाता कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, संसद में ये नहीं कहा जाता कि हम मस्जिद बना कर देंगे। तो मुसलमानों की बात तो खुल के होती रही। पहली बार जो है ये बात हो रही है हिंदू को जागृत करने की। यद्यपि हिंदू को संगठन तोड़ने के बजाय उसमें जातिगत चीजों को जो फैलाया जा रहा है, ताकि क्योंकि केवल जाति ऐसी है जिससे हिंदुओं को आप विभाजित कर सकते हैं। ये योजना अंग्रेजों ने लगाई थी। ऐसा नहीं है कि वर्ग का विभाजन केवल हिंदुओं में, सब में होता है। भाई रोमन भी है, कैथोलिक भी है, तो लेकिन ये बात नहीं होती कि रोमन कितने हैं और कैथोलिक कितने हैं, सिया कितने हैं, सुन्नी कितने हैं, रोहिंग्या कितने हैं, अहमदिया कितने हैं, पठान कितने हैं, ये कहीं बात नहीं होगी। ये बात होगी कि वहाँ यादव कितने हैं और ओबीसी कितने हैं। तो ये जो बात है, ये पहला ऐसा चुनाव है जहां इस सत्य को सामने रखने का प्रयत्न किया जा रहा। तो मोटे तौर पर 3 प्रकार का मतदाता जो मुझे लग रहा है, ये बिल्कुल सही कहा हमारे सारे मित्रों ने, ये खास तौर से आलोक सिंघई जी ने, कि इस बार उतना प्रचार नहीं है। कई बार तो राजनीतिक दलों का कार्यकर्ता घर में दस्तक देने के लिए भी नहीं गया, और उसके बाद भी लोग वोट देने निकले। तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ धारणा है किसी, और चुनाव के केंद्र में मोदी है, ठीक है, कुछ लोग मोदी के खिलाफ वोट करेंगे, कुछ लोग मोदी के समर्थन में वोट करेंगे, लेकिन चुनाव के केंद्र में मोदी है।
परिणाम अगर प्रभावित होगा तो मतदान के प्रतिशत कम और ज्यादा से प्रभावित होगा। बिल्कुल बाकी हमको देश में एक मानसिकता बहुत स्पष्ट बनी हुई दिख रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि एक मानसिकता बनी हुई है और चुनाव के केंद्र में चूंकि नरेंद्र मोदी हैं तो उनके समर्थन में भी वोट जा सकते हैं और उनके विपक्ष में भी, उनके विरोध में भी वोट जा सकते हैं। हालांकि परिणाम स्पष्ट करेंगे। और जो बात आपने कही परिणाम के प्रतिशत को लेकर के, विलक्षण सक्सेना जी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि इस जी। चुनाव में हमने वो तस्वीरें देखी हैं और तस्वीरों में वो रंग देखे हैं जहां आज हम देखते हैं कि सियासी गलियारों में भी इस बात की चर्चा है, आम आदमी भी चर्चा कर रहा है कि ऐसा चुनाव हमने पहले कभी नहीं देखा है। जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है उनका कहना है कि हमने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। जो बात आलोक सिंह जी ने कही कि झंडे, डंडे, बैनर सब दिखते थे, ढोल नगाड़े दिखते थे, इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं किनारे नजर आए हैं और उनकी उतनी अहमियत नहीं समझी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव का जो शोर था वो शोर लोगों के सर चढ़कर बोला है। बिल्कुल सूरज जी, आपका ये आकलन बिल्कुल सही है। और अगर मैं इसको आपके साथ ही आगे बढ़ाता कहूँ तो जी। कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव पानीपत के तीसरे युद्ध के बराबर ही है। जी। इससे आगे आने वाले जी। भारत की तस्वीर दोनों ही पक्षों के लिए कह रहे, हाँ, चाहे हाँ। बीजेपी की तरफ से कह दे, चाहे कांग्रेस इंडी गठबंधन की तरफ से कह रहे, भारत की तस्वीर इस चुनाव के बाद अलग होगी, ये बात तो निश्चित है, परिणाम चाहे कहीं भी आए। सी, जब हम चित्रण करते हैं इस पूरे चुनाव का तो अभी की स्थिति में जब 5वां चरण का चुनाव चल रहा है तो हाँ। मुझे देख के बहुत अच्छी खुशी होती है कि स्टैटिस्टिक्स भी देश की प्रगति की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में 1 सीट है, लद्दाख में 1 सीट में आज है। हाँ। और मुझे कहते हुए ये बात अच्छी लग रही है और जानते हुए भी अच्छी लग रही है कि महाराष्ट्र में जो टोटल वोटिंग परसेंटेज है उससे ज्यादा इन सीटों पे वोटिंग परसेंटेज आया है। बिल्कुल एक जमाना था, क्योंकि हम यहाँ समुदायों की बात कर रहे हैं, हाँ। हमने यहाँ पर ये भी फोकस करने की कोशिश करी कि व्यक्ति विशेष और एक वोटर विशेष, समुदाय विशेष में कैसे बदलाव आए हैं और उनकी क्या सोच में बदली है। तो हाँ। 89 के बाद एक ऐसे प्रदेश में जो लो हैंगिंग फ्रूट रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भी, जी। एक टाइम था जब वहां पे सिर्फ 14% टर्नआउट होता था वोटर्स का, हाँ। गोलियां चलती थी, आतंकवादी हमले होते थे, लेकिन आज बढ़ चढ़ के चुनाव में सहभागिता ली जा रही है, 44% तक टर्नआउट हो रहा है। वहीं आप लद्दाख की एक लौती सीट को देखें हाँ। जहां पर चल रहा है एक नेशन वाइड एक पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है स्टेटहुड का, हाँ, उसके बाद भी लोगों में वो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट नहीं है, बल्कि ये है कि हम और बढ़ चढ़ के चुनाव दें, क्योंकि ये चुनाव एक्चुअली हमारी आवाज को संसद तक पहुंचाने में हेल्प करेगा, जो ये सीखने वाली चीज है। जी। अच्छा, इसके लिए ये भी देखना अच्छी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे कैसे सेंटिमेंट्स बनाए हैं। हाँ। सी, महाराष्ट्र की अगर हम बात लें, सुप्रिया सुले ने कुछ ही समय पहले ये स्टेटमेंट दिया हाँ। कि जो एक नीरसता इस चुनाव में देखी जा रही है हाँ। कि कम वोटर टर्नआउट्स हैं, हाँ। बहुत ज्यादा इस चुनाव में लोग वैसे तो डिस्कशन के लिए ललायत हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे उतना ज्यादा शोर एक धरातल पर त्योहार नजर नहीं आ रहा। जी। एग्जैक्टली नहीं दिख रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उनके हिसाब से यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज का विभाजन होना, दौड़ चोड़ की राजनीति और उसके बाद आगे चलते हुए दल बदलूपन जो एक राजनेताओं की तरफ से करता है, ये भी एक मैसेज पहुंचाता है आम जनता के बीच में। बराबर। तो वो अपने आप को चुनाव से डिस्टेंट भी करती हैं और ये भी उम्मीद करती हैं कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज देखी जाए। जी। वहीं बनस्पत अगर हम देखे जाए, हम यूपी में आए हाँ। या हम उड़ीसा की तरफ आए जहां पर इन चुनाव, या झारखंड की तरफ है, झारखंड में एक अच्छा खासा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, जहां के सीएम के ऊपर, जहां के लोगों के मतलब जो सेंटिमेंट्स वहां पे जुड़े हुए हैं, वो हाँ। एक सीएम अपनी अलग एक ईडी जी। और इन्फोर्समेंट से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वहां बढ़ चढ़ के चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जहां पर संदेश खाली की बात, घटनाक्रम हो, चाहे ममता बनर्जी की सरकार पे करप्शन से लेके समुदायवाद की राजनीति के ऊपर हो, फिर भी जी। वहां बढ़ चढ़ के लोगों ने 62% तक के लिए एक हाँ। मतदान किया है। हाँ। सो देखने की ये बात है कि इस चरण का जो चित्रण है वो लोगों के स्टेटमेंट से कैसा निकलता हुआ रहा है। बिल्कुल। चिराग पासवान को अगर हम बिहार में देखें हाँ। तो वो एनडीए के गठबंधन के लिए एक अच्छे गेम चेंजर भी साबित हो हाँ, सकते हैं, हाँ। क्योंकि अगर आपको किन्हीं को दबाना है तो किन्हीं को आगे बढ़ाना उठाना भी पड़ेगा। बराबर। तो ये राजनीति बड़ी एनालिस्ट रूप में जी। एक बड़ा अच्छा चित्रण करती है। तो बिल्कुल। अगर हम पूरी तरह से इस बात को कल्मिनेट करके एक सार, इसका एक रस निकाले, तो अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग के चरणों में जो एक हम लोगों को दिख रहा था कि पॉलिटिकल अग्रेशन सिर्फ कुछ मुद्दों तक रिलेटेड है, हाँ। वो मुद्दे धीरे धीरे आगे खुलते भी गए, और जैसे जैसे वो खुलते जा रहे हैं हम ये भी देख रहे हैं कि चरण दर चरण लोगों का माइंड भी वैसे वैसे सेट होता जा रहा है, और कहीं कहीं जगहों पे जहां पर ये मुद्दे टारगेट पे हिट करते जा रहे हैं, वहां पे वोटर टर्नआउट बढ़ा भी है
और साथ साथ लोगों ने कुछ स्टेटमेंट जो भी दोनों पक्षों के हों एक्सेप्ट भी किए हैं, रिजेक्ट भी किए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विलक्षण जी, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि क्योंकि इस चुनाव के बाद 2024 के चुनाव के बाद भारत का जो परिदृश्य है वो बदलने वाला है, भारत की जो राजनीति है उसमें एक नया दौर हम देख सकते हैं। लेकिन जो सीटों का आपने यहाँ पर जिक्र किया, जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं लोग बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन राकेश ठाकुर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, 2019 से 2024 का चुनाव कैसे अलग है? क्योंकि 2019 में जहां सब पार्टियां अलग अलग थी, आज 2024 में हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन साथ में लड़ रहा है और बीजेपी के लिए एक चुनौती, जो उनका ये कहना है कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, जहां वो ये कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा दिया, अब 400 पार का नारा तो गायब भी हो गया है। लेकिन 2019 से 2024 का चुनाव कैसे अलग देख रहे हैं? क्या है, इसको अगर आप देखें पूरे चुनाव को, ये 5वां चरण अगर आप देखें अभी तक, तो इसमें क्या है कि ये जो जातियों में जो विभाजित चुनाव है, अलग अलग जातियों के से लोग विरोध कर रहे हैं, अलग अलग तरह से लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी, तो ये जो चुनाव है, ये अभी तक जो चुनाव आया है, जैसा अभी आप देखें बंगाल में जो है 60% से ज़्यादा जो है वोटिंग हुई है, और महाराष्ट्र में अगर आप देखें, ये बंगाल में ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो ये जो क्या है, लोग मतलब ज़्यादा वोट दे रहे हैं, कई जगह जो है कम वोटिंग है। तो ये जो चीज़ जो हो रही है, ये क्या है, बीजेपी और जो कांग्रेस है, दोनों को इसका लाभ मिल सकता है। तो काफ़ी इसका मतलब अपन इसको आगे कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत कुछ स्पष्ट करता है। कहीं पहले चरण में देखा कि मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा नीचे रहा, फिर चुनाव आयोग द्वारा तैयारियां की गई, जन जागरण अभियान चलाए गए, राजनीतिक दलों ने भी प्रेरित किया और अपने बयानों में, अपने भाषणों में इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि मतदान का प्रतिशत अब ज़्यादा से ज़्यादा हो। आशीष दुबे जी, जानना चाहूँगा, जैसे हम इस चुनाव की तस्वीरों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ हो कि दल बदल लागू हुआ हो, लोगों ने एक दल छोड़ करके दूसरे दल की सदस्यता ली हो, लेकिन इस चुनाव में जो हमने देखा, बाकायदे एक राजनीतिक दल ने न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई, उस टोली के पदाधिकारी बनाए। तो ये जो दल बदल इस 2024 के चुनाव में हुआ है, दूसरे चुनावों की अपेक्षा ज्यादा हुआ, इसके पीछे कौन सी वजह देखते हैं आप? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि यदि दल बदल हुआ है तो जिस दल में पहले नेता थे उसके मतदान का प्रतिशत पर कुछ असर पड़ा है क्या? देखिए, ये जो आपका जो सवाल है, इसमें न्यू ज्वाइनिंग टोली तो है वो सीधे मध्य प्रदेश में ही बनी हुई है जी, और हो सकता है कुछ राज्यों में इस तरह के कोई कार्यक्रम किए गए हों। लेकिन देखिए, इसके पीछे तो सीधी वजह यही मानी जा सकती है कि कोई एक दल दूसरे दल को पूरी तरह खत्म करने के लिए या पूरी तरह से अपने में मिलाने के लिए या उसको प्रभावहीन करने के लिए इस तरह की एक टोली बनाकर या एक ग्रुप बना करके एक दल बदल का अभियान चला रहा है। हाँ। या उनको अपनी तरफ प्रेरित कर रहा है, या उनके किसी असंतोष और उसको चीज को आधार बना के उनको अपने यहाँ लाने की कोई मोटिवेशन दे रहा है जी। तो ये तो सीधा है। इसका तो सीधा अर्थ यही होता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ये टोली बनाई या इस तरह का अभियान या ऑपरेशन चलाए, तो उनका मतलब यही है कि वो जहाँ पे ज्यादा सख्त चुनौती उनको लगती होगी, क्योंकि हमें तो दूर से ऐसा ही लगता है जी। कि जब किसी एक दल को आप सामने ला रहे हैं तो वो उस चुनौती को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। राजनीतिक तौर पर ये उनका हक है, ये सियासी हक है, वो सब लोग कर सकते हैं। कांग्रेस ने भी हरियाणा में और कुछ राज्यों में इस तरह से दूसरे लोगों को अपनी तरफ लिया है। तो ये चुनाव का एक कर्मकांड है जो हर चुनाव में चलता है, कभी जोर से चलता है, कभी शांति से चलता है जी। तो ये तो उस तरह का कर्मकांड हुआ। दूसरी बात ये है कि इसका जो फायदा मिलेगा जी, इसका फायदा क्या मिलता है, ये हम अब जो नेता है उनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है या कुछ इस तरह की चीजें तो सामने आ नहीं सकती। लेकिन जब रिजल्ट सामने आएंगे, मसलन भोपाल में अगर कोई नेता कांग्रेस से भाजपा में चला गया तो भोपाल का रिजल्ट क्या होगा, या कहीं और किसी देश में प्रदेश में गया होगा, तो उस रिजल्ट से इनका आकलन हो जाएगा जी। लेकिन एक ऐसा दल जो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ी चुनाव मशीनरी है, संस्कार में, विचार में वो काफी आगे दिखता है, वहां पर एक ऐसे दल से लोगों को लाना जिसके खिलाफ वो बरसों से लड़ता रहा है, तो ये थोड़ा सा एक अजीब चीज है। खुद भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ जो पुराने लोग हैं, कभी कभी बात करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, उसमें वो ये बात चिंता जाहिर करते हैं कि जो जिस चीज से परेशानी है उसको हम अपने में समाहित कर लें तो फिर हमारा अपना मूल विचार क्या रहेगा। बिल्कुल ठीक। उसको इस तरह से बात की जाती है कि जब कोई भी मतलब कोई ऐसी व्यवस्था जब सिस्टम पर हावी होती है तो सिस्टम का कुछ नहीं होता है, विचार बिगड़ जाता है। बिल्कुल तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस तरह से एक रिस्क लिया है राजनीतिक तौर पे, तो सोचा समझा नपा तोला होगा। चुनाव के बाद इन लोगों का वो क्या उपयोग करेगी, इससे समझ आ जाएगा कि उनको क्यों लाया गया था। बिल्कुल सही कहा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष जी, क्योंकि दल बदल का दौर तो जारी था और जिस तरह से आपने बताया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो लोग समाहित हुए हैं, मूल विचार जो पार्टी की बात कर रहे हैं, जो पार्टी विचारों की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, उस पार्टी में ऐसे लोगों को लेकर आना, ऐसे लोगों को शामिल करना, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसीलिए हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी में हर कोई आता है और वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, यानी वो पाक साफ हो जाता है। लेकिन आलोक सिंघई जी, भारतीय जनता पार्टी के पास 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, वहां पर अगर हम 2019 में देखें तो इन्हीं 49 सीटों पर बात करें तो 65% जो सीटें थी वो बीजेपी के पाले में गई थी। तो इस बार बीजेपी के पास बड़ी चुनौती अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी। और सर, एक टिप्पणी मैं इस पर भी आपकी चाहूंगी कि आप जिस तरह से आशीष जी ने अभी बताया कि अगर ऐसे लोगों को आप अपनी पार्टी में समाहित करेंगे, जब जैसा विपक्ष लगा रहा है आरोप, तो पार्टी का मूल विचार क्या, कैसे इसको हैंडल करेगी बीजेपी? जी, ये मूल विचार जो है वो यही है, घर वापसी। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी बरसों से घर वापसी अभियान चलाती रही है। और जो लोग दूसरे धर्मों में चले गए वो चाहते हैं कि भारत के मूल विचारधारा के में शामिल हो जाएं। आप ये देखें, वो एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाते हैं। मेक इन इंडिया है कि भारत में ही निर्माण करो, हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाके उत्पादन ना करें, बाहर निर्माण ना करें, हमारे यहाँ करें, तो भारत मजबूत होगा, भारत की उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार है। और जैसा हम समझ पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसी पे काम कर रही है और ये घर वापसी जैसा ही अभियान है। और जैसे जो कांग्रेस के लीडर्स आए, अभी तक क्या था कि पार्टियों को, लोकतंत्र को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से रखा गया था। लोकतंत्र ऐसा लगता था कि प्रतीक से लोकतंत्र है, लेकिन उसका देश के विकास में कोई योगदान नहीं था। आपने जाति वर्गों के आधार पर लोगों को बांट रखा था, और वैसे ही जो धर्म के आधार पर जो अंग्रेज छोड़ गए थे, जो विरासत, वही विरासत को लेके आप चल रहे थे। तो वो पहली बार यह हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने बरसों का, इसमें एक सिर्फ मोदी जी नहीं है, इसमें बरसों से लोगों ने काम किया है, संगठन के लोगों ने काम किया और समझा है अलग अलग वर्गों को कि मुस्लिम नाराज है तो क्यों है, मुस्लिम को क्या लगता है। तो पहली बार यह हुआ कि जब समान रूप से योजनाओं का, हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ मिला, तो मुसलमान को लगा कि अरे नहीं, ये ऐसा नहीं है कि कोई हमसे अलग है। तो ये जो बड़े पैमाने पे देश में जन जागरण अभियान चलाया भारतीय जनता पार्टी ने, ये उसका नतीजा है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो तक आ गए हैं और वो सारे लोग हैं राष्ट्रवाद की मूल विचारधारा में शामिल हुए। और ये अच्छा संकेत है। आप ये देखें कि ये चुनाव कई नजर से देश में अलग होने जा रहा है और देश को जिस तरीके से जनमत को मथा गया है, जिस तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई है, उसका नतीजा ये है कि देश के मूलभूत मुद्दों पे आम जनता, बहुत आम मतदाता मुखर होकर बोल रहा है। और ये पहली बार हुआ है कि जितने पैमाने पे आप ये देखें, पूरे लीडर में कैनवासिंग में पूरा काम मोदी जी के माध्यम से किया गया, एक व्यक्ति के माध्यम से किया गया। अलग अलग लीडर्स की आवाजें नहीं सुनाई दी, लीडर्स ने समर्थन में जरूर बात कही, लेकिन मूल जो सारी चीजें हैं वो मोदी जी के माध्यम से कहलवाई गई। और एक मीडिया ने पूरी, इसने चुनाव खर्च भी घटाया है और देश के बीच में, आम मतदाता के बीच में संवाद का बड़ा कारगर विकल्प भी तैयार किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। बरसों से जो सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, उसके कारण हुआ। और इसके विपरीत हम ये भी कहेंगे कि इसके जो विपक्ष के रूप में, प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस हुआ करती थी, वो कांग्रेस एक तरीके से बिल्कुल मैदान से बाहर है। आप ये देखें, ना उसका संगठन कहीं काम कर रहा है, ना उसके लीडर्स कहीं काम कर रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई विदेश से बैठ के कोई बोल रहा है। और उनके बीच में इसकी ना तो तैयारी की गई है चुनाव की, ना किसी किस्म से वो एक मत होकर चुनाव लड़ पा रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो भी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग कह रहे हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं। तो रोजगार कैसे आएगा, इसमें कोई विकल्प नहीं काम कर रहे। बोले हम सरकारी नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है, देश के बजट में नहीं संभव है। देश की उत्पादकता बढ़ाने में की जरूरत है, तभी जाके रोजगार मिलेगा। और इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में भी काम करती रही है और चुनाव के बीच भी काम कर रही है। तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उसने बहुत मेहनत की है और इसका नतीजा है। इसमें कांग्रेस की बुराई नहीं, कांग्रेस की कहा जाए कि आलसपन, कांग्रेस ने जो काम नहीं किया, अंदर से अपनी तैयारी नहीं की, होमवर्क नहीं किया, उसके कारण उसको खामियाजा उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने अपनी तैयारी नहीं की, इसलिए उसे खामियाजा उठाना पड़ रहा है। यहाँ ये बात जरूर आ रही है कि जहां हम बात कर रहे हैं देश के आम चुनाव 2024 की, राधा वल्लभ शारदा जी आपके पास आना चाहूंगा। दरअसल जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर के, कि एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का जो चुनाव हो रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस में देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी अपना चुनाव लड़ रही हैं
उनके जो घटक दल हैं वो घटक दल अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कहीं तो हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके घटक दल के प्रत्याशी ही आमने सामने प्रतिद्वंदिता में हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ सीधा फायदा एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ये जो अभी आलोक सिंह जी ने जो बात की कांग्रेस की तैयारी नहीं थी, तो ये तैयारी भी क्या करनी चाहिए थी? यदि उन्हें मैदान में बने रहना चाहिए था, और या फिर वो केवल चुनाव लड़ने की औपचारिकता निभा रहे हैं? पाठक जी देखिए, INDIA गठबंधन जी मैंने शायद पहले डिबेट में कहा था, जी। तो मायावती ने अपने आप को दूर कर लिया। हाँ अब बायनाट में कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, और इधर बंगाल में उसका रूप अलग है। हाँ बंगाल में उसका रूप अलग है। तो INDIA कहना तो मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। हाँ अब रह गई बात कुछ और क्षेत्रों की, जी तो अभी जो समाचार जो सामने आए हैं उसमें ये है कि बरेली, वायनाड, उसके बाद में आपके अमेठी, फिर बिहार, बंगाल, ये जो यहाँ जो बात एक चल रही है कि वह राजशाही चल रही है। मेरा बाप भी चुनाव लड़ रहा है, मेरा बेटा भी लड़ रहा है, मेरी बहू भी लड़ रही है, तो ये परिवारवाद को लेकर भी बहुत चर्चा है। तो जनता उससे भी नाराज है। तो भाई आखिर आपने ही ठेका ले रखा है क्या कि राजनीति में सिर्फ आप ही रहेंगे? और भी बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका नुकसान ये जो घटक हैं, घटक ही कह दें, या जो सब एक रूप में नहीं आए हैं, बिखरे हुए मोती हैं, इन मोतियों को इकट्ठा करने का दायित्व किसी ने नहीं निभाया। हाँ बात होती थी राहुल गांधी की 2 यात्राएं निकली, 2 यात्राओं से क्या फर्क पड़ा उसमें? नहीं, दरअसल मेरा आशा ये था कि जिस तरह से शुरुआत हुई थी विपक्षी गठबंधन की, नीतीश कुमार ने अगुवाई की थी, नीतीश कुमार ही उसको छोड़ के चले गए। तो ऐसी स्थिति में जैसा आपने कहा कि ये माला के बिखरे हुए मोती हैं, तो जरूरत थी क्या उस पूरी माला को बनाने के लिए कोई एक धागा बन जाता? नहीं, अगर धागा बन जाता और माला पिरो लेते जी तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किल होती। हाँ ये तय है। ठीक है। लेकिन हमने वो जो देखा है जयप्रकाश वाला जी आंदोलन, जी बिल्कुल, हाँ जेपी सारे आंदोलन, घटक दल एक साथ जी, हो गए थे, हाँ और उसका रिजल्ट हम आपको और हमको सबको मालूम है। बराबर, अगर ये सब एक हो जाते तो एक ने अभी झगड़ा काहे का है कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, उनने कहा प्रधानमंत्री मेरा होगा, जी। उनने कहा प्रधानमंत्री मेरा होगा। जी तो यहाँ पद का जहाँ झगड़ा आ जाएगा हाँ वहाँ बड़ा गड़बड़ है। बिल्कुल, मैं अभी 2 दिन के दौरे पे था जी राजगढ़ जिले के, जी तो मुझे वहाँ सामने एक बात आई, लोगों ने दबी जवान से बात करी कि साहब जरूरी है कि लक्ष्मण सिंह ही या दिग्विजय सिंह ही या उनका लड़का ही हाँ। चुनाव लड़े, हाँ भाई किसी दूसरे को भी तो मौका देना चाहिए ना। अब आप बोले अब हाँ। ये 70 साल से ऊपर हो रहे हैं, जी उसके बाद भी इनको पद, अच्छा ऑलरेडी बोले लोगों ने ये भी कहा हाँ जब तुम राज्यसभा के मेंबर हाँ, हो, हाँ, उसके बाद आपको चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी? एक बिल्कुल। कैंडिडेट एक सीट आप जितवाते ना, उसके लिए मेहनत करते। हाँ तो बिल्कुल ये बातें भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल ठीक। कहीं ना कहीं जनता के मन में भी परिवारवाद की जो बात है, परिवारवाद का जो आरोप है जो बीजेपी लगाती है, वो अब जनता के मन में भी गूंज रहा है, जिस तरह से राधा वल्लभ जी ने बताया। लेकिन रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से विपक्ष को लेकर हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने स्ट्रॉन्ग विपक्ष नहीं है, कांग्रेस की जहां पर बात आ रही है, तो जैसा सभी तमाम साथियों ने कहा कि कांग्रेस जो है उसने ढंग से होमवर्क नहीं किया है, कांग्रेस अपने आप को चुनावी मैदान में उतार ही नहीं पाई है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि देखिए कांग्रेस पुरानी पार्टी है जिसने 65 साल राज्य किया है, और अब उसकी ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं पीछे की, जो लोग छोड़कर गए हैं कांग्रेस को, उनको आप इसकी वजह मानते हैं? या फिर जिस तरह से मुद्दे आप देखिए चुनाव में जो मुद्दे हैं, कभी महिला सम्मान को लेकर मुद्दा आ जाता है, कभी कांग्रेस के लोग ऐसे ऐसे मुद्दे जो है वो खड़े हो जाते हैं जिससे आम चुनाव पे कांग्रेस का फोकस जो है वो हट गया है, और इसी वजह से विपक्ष जो है, जो कांग्रेस है, वो कमजोर हो गई है। देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो कांग्रेस की नींव को समझ लें। कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें सभी धाराओं के लोग रहे हैं स्वतंत्र संग्राम में। भारत में जितने भी राजनीतिक दल बने हैं उन सबके सब संस्थापक कांग्रेस में रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में रहे, 1913 से 1921 तक वो तो दोनों दलों में एक साथ थे। जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में रहे हैं। जिन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की, सावरकर जी कांग्रेस में रहे हैं। जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, डॉक्टर लोहिया कांग्रेस में रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कांग्रेस में ना रहा हो। लेकिन धीरे धीरे चल करके कांग्रेस मूल मुद्दा जो राष्ट्र संस्कृति का वो मूल मुद्दा था, आप उससे दूर हो गई। राम राज्य की कल्पना किसी और ने नहीं दी थी, गांधी जी ने कांग्रेस के बैनर से दी थी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति के मुद्दे से दूर होकर वो केवल और केवल सत्ता तक आकर के सीमित रह गई। ये जो अगर आप देखेंगे, जो लोग गए हैं, कितने लोग हैं जो रो पड़े हैं। जैसे दिल्ली में जो वो जो जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, नाम भूल रहा हूँ, कांग्रेस, वो रो पड़े
प्रमोद कृष्णन जी रो पड़े कांग्रेस छोड़ते समय, भावुक थे सुरेश पचौरी भोपाल में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। ये लोग वो थे जो कांग्रेस के मूल थे। अब आप कांग्रेस के मुद्दे देखिए, कांग्रेस संविधान के रूप में एक लाल किताब दिखाते हैं। लाल किताब जो है वो कांग्रेस की नहीं है, लाल रंग संविधान का नहीं है, लाल रंग जो है वो कम्युनिस्टों का रंग है। ठीक उसी प्रकार कल तक कांग्रेस कहती थी कि गरीबी हटाओ, अब आज वो अमीरों के खिलाफ अभियान छेड़ रही है। तो अमीरों के खिलाफ अभियान माओ की क्रांति में, वो लेनिन की क्रांति में चला था। तो कहीं ना कहीं वो मार्क्सवाद जो उनके पास आ रहा है, जिस तरीके से सेन पित्रोदा जी ने का बयान आया कि हमको वो टैक्स लगा देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो वामपंथ की तरफ जा रही है। जिस प्रकार सनातन परंपराओं संस्कृतियों के विरुद्ध वो बात कर रहे हैं, तो वो जो है उससे ये सारे के सारे लोग छोड़ करके चले जा रहे हैं। जो स्थिति उनकी राम मंदिर को लेकर के रही, जो स्थिति, और तो पाकिस्तान में भी दो प्रकार के लोग हैं, जो मोदी जी ने कहा। मुस्लिम समाज भारत का दो प्रकार का है। एक मुस्लिम समाज तो वो है जो जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उसने कहा हम यहीं रहेंगे, मरेंगे तो भी यहीं, जिएंगे तो भी, हमको पाकिस्तान नहीं जाना। लेकिन दूसरा था जो अपने किसी भविष्य के लाभ को देख करके चला गया, लेकिन उसको लगा कि पाकिस्तान में तो मेरी दाल गल नहीं रही, वो भारत लौटना चाह रहा। तो जो भाजपा सीएए कानून लाई है, सीएए कानून वो भारत के मुसलमान के खिलाफ नहीं है। जो एक बार पाकिस्तान चले गए थे और वो लौट करके आना चाहते हैं, ना तो वो दीन के हैं, ना कौम के हैं, ना मुल्क के हैं, तो कुल मिलाकर के वो अपने स्वार्थ के हैं, तो उनको बंदिश लगाना चाहती है। कांग्रेस ये भेद करना भूल गई है, वो सीएए के समर्थन उसका विरोधी कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, ये जो अभी संदेश खाली की बात आई है, वो जो शाहजहां शेख है उसके पिताजी बांग्लादेशी हैं। घुसा आए और घुसा करके उनको नागरिकता मिल गई, और उस लड़के ने क्या फैला रखा। तो कहीं ना कहीं हमको एक राष्ट्र के हित में एक तय करना पड़ेगा, जो धर्म से भी ऊपर हो, संस्कृति से भी ऊपर हो। इस दिशा में जो लोग सोच रहे हैं वो लोग अलग जा रहे हैं, और वो सारे के सारे लोग कांग्रेस से छोड़ के चल रहे हैं। अभी चुनाव के अंतिम क्षण में एक बात कहना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस में झगड़ा हो गया। वो जो कांग्रेस प्रदेश जो प्रमुख नेता थे, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, वो उनको किनारे कर दिया। ये जो गठबंधन है, ये मीडिया में गठबंधन है। बंगाल में क्या ये गठबंधन है क्या? पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है क्या? केरल में लेफ्ट फ्रंट ने राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो कितनी जगहों पर है ये गठबंधन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, लेकिन केवल और केवल मीडिया में है। अब उन्होंने मीडिया का जैसा भी प्रबंध किया हुआ है, जैसे भी जोर शोर से बोलते हैं, तो कुल मिलाकर के ये गठबंधन जमीन पर उतना तगड़ा नहीं है जितना तगड़ा वो जो एनडीए गठबंधन काम कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो जागरूक मतदाता है, जो बुद्धिजीवी मतदाता है, वो इस बात को समझ रहा है। मतदाता दो प्रकार का है। एक मतदाता तो वो है कि कान का कनेक्शन, आंख का कनेक्शन सीधा जुबान से है, जो उसने देखा और जो सुना उस पर रिएक्ट करना है। लेकिन दूसरा मतदाता वो है जो देखता है, सुनता है, उसका कनेक्शन पहले दिमाग की तार जुड़ा है और दिमाग से फिर जुबान पर आता है। तो सुन करके, देख करके, सोच करके जो बोलता है और काम करता है, वो मतदाता बुद्धिजीवी है। और सुन करके, देख करके और एकदम बोल पड़ना, जिसका दिमाग का खाली रहता है खोखा, वो मतदाता अलग है। तो इस वक्त जो राष्ट्र संस्कृति को प्राथमिकता देता है, वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के समर्थन में मतदाता खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। आपने कहा कि वो मतदाताओं के दो प्रकार जो आपने बताया, एक बुद्धिजीवी मतदाता और एक परंपरागत मतदाता है, कि इन मतदाताओं के बीच में जिस तरह का संपर्क बना है, कांग्रेस अपनी बात पहुंचाने में कितनी कामयाब हो पाई है और भारतीय जनता पार्टी अपनी बात पहुंचाने में कितनी कामयाब हो पाई। हालांकि रमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है कि गठबंधन की वास्तविक तस्वीर क्या है। गठबंधन केवल और केवल जबान पर है, मीडिया पर है, और वास्तविक धरातल पर गठबंधन नहीं। लेकिन विलक्षण सक्सेना जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए, जो बातें कही, भले ही वो आरोप लगाने के लिए कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बातों का जिस तरह से प्रयोग किया है, तो लगा कि कांग्रेस ने वो बातें अपने सेल्फ गोल के लिए की थी और उसी का खामियाजा कहीं कांग्रेस को उठाना ना पड़ जाए। देखिए, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ही किसी बात का एक आधार और मुद्दे का पूरा केंद्र बन जाता है। जी। अगर एक तरीके से देखा जाए, लेट्स से हम इनहेरिटेंस टैक्स की बात करें, लेट्स से इनहेरिटेंस टैक्स का मुद्दा जब उठाया गया था, तब कंटेंशन ये था कि एक बहुत चंक ऑफ मनी होता है जो सरकार की टैक्सेबल फ्लो ऑफ मनी से दूर निकल जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देश में नहीं होता। लेकिन उसको इंटरप्रेट कैसे किया गया? ऐसे इंटरप्रेट किया गया कि जैसे हर वो व्यक्ति जो अपने उत्तराधिकारियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाएगा, सरकार उसके पर्स में से हाथ निकाल के लेके जाएगी। बट दैट इज नॉट द रियलिटी। अगर अब मैं 10 रुपए अगर मेरे बेटे के लिए छोड़ के जाऊं, तो कि सरकार 1 रुपए लेगी? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स 1% ऑफ द पीपल। लेकिन यहाँ पर यही मतदाता का जो एक विभाजन जो बिल्कुल पॉइंटली राइट आउट किया गया है यहाँ पे, कि एक अनएजुकेटेड है और एक एजुकेटेड है।
अनएजुकेटेड वो व्यक्ति हैं जिनके लिए ये बड़ा आलसमय मुद्दा हो जाता है कि हम बैठे मुद्दे को समझें और उस पर अपना कोई एक कोहेरेंट ओपिनियन बनाएं। और इसी का ज्यादातर राजनीतिक दल फायदा उठाते हैं कि एक इंटरप्रिटेशन मार्केट में छोड़ दो, उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे हम अपना एक वोट बैंक क्रिएट कर लेंगे। और इसीलिए बहुत समय तक इस देश में हिंदू मुस्लिम की एक लड़ाई चलती रही थी, और जब वो खत्म हुई, जब बेसिकली विकास की बात आई, तो वो सब एक साथ आ गए, क्योंकि मुद्दे एक बार में इंटरप्रेट होने की जगह लोगों को खुद समझ में आने लगे। एक टाइम आया जब लोगों ने ये देख लिया कि हाँ यार, करप्शन का हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, करप्शन करप्शन है, और इसको मिटाने के लिए साथ आना पड़ेगा। बराबर। ऑन दी अदर हैंड, जो एक एजुकेटेड, सी यहाँ पे एक फर्दर कैटेगराइजेशन, एक रियलिटी चेक और दिया जाए। इस देश में एक स्टैंडिंग वोटर वो है जो बिल्कुल कम संख्या में है, लेकिन उसका इस देश की इकोनॉमी, इस देश की राजनीति और इस देश को चलाने में, चाहे उसको राजनीतिक वे मिले चाहे प्रशासनिक वे मिले, बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। और उन्हीं लोगों के लिए सर्टेन प्रदेशों में या राष्ट्रीय स्तर में कुछ पर्टिकुलर नेता काम भी कर रहे हैं। ये बात एक बहुत फैक्चुअल रियलिटी है और इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। सही कहा आपने, बिल्कुल। और वहीं ऑन दी अदर हैंड वो वोटर्स हैं जिनकी जेबों में से ये पैसा लिया जाता है ताकि ये पर्टिकुलर वर्क किया जाए। और इसमें एक तरीके से कहें तो कोहेरेंट बुराई नहीं है। अगर हम इसको एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखें तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उन लोगों की बात ज्यादा प्रमुखता से ऑब्वियसली सुनी जाती है जो देश की इकोनॉमी में ज्यादा बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी का नतीजा होता है कि कुछ प्रदेशों की जो राजनीति होती है वो उनके वहां के सेक्टर से, फॉर एग्जांपल झारखंड में माइनिंग बैरन्स की सुनी जाती है, क्योंकि पूरा प्रदेश की कंसंट्रेशन ही उधर है। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट और एजुकेशन के लोगों की बात सुनी जाती है, क्योंकि यही इसकी इकोनॉमी ड्राइव करते हैं। तो देश में प्रॉब्लम यहाँ पर एक सबसे बड़ी इसमें भी ये आ जाती है कि जब कम लोगों के पास ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा धन वैभव होता है और उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वो एक तरीके से एक्चुअल रियलिटी में उन वोट्स को सबसाइड कर देते हैं जो बल्क संख्या में होते हैं। बिल्कुल, वो उसको मोटिवेट करते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो दिशा निर्देश उसके निर्धारित करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब हम मत प्रतिशत की अगर हम बात कर ले तो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि 5 बजे तक के जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं वो आ चुके हैं, और किस तरह से मत प्रतिशत बढ़ा है 5वें चरण में। क्योंकि पहले चरण में हमने सूरज जी देखा था कि मतदाताओं में उदासीनता देखी थी, दूसरे चरण में भी देखी थी, लेकिन उसके बाद से मुद्दे उठाए गए, राजनीतिक दलों ने प्रयास किए, चुनाव आयोग की तरफ से प्रयास किए गए और जो मत प्रतिशत है वो बढ़ा। राकेश ठाकुर जी, एक अंतिम टिप्पणी आपके लेना चाहूंगी जल्दी से, क्योंकि समय फिलहाल इतनी ही इजाजत दे रहा है। जिस तरह से मत प्रतिशत 5 बजे तक का हम देख रहे हैं, मत प्रतिशत जो बढ़ा है 48%, अब देखिए महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे कम थी, और अब 48% महाराष्ट्र में हो गया। उड़ीसा में हम देखिए 60% मतदान जो है वो अभी तक हो चुका है। मत प्रतिशत को देखकर क्या लग रहा है, बढ़ता हुआ मत प्रतिशत किसके लिए फायदेमंद होगा? राकेश जी। अभी क्या, ये डिबेट में आने के पहले मैंने कई लोगों से बात करी, तो उन लोगों से जब चर्चा मैंने करी तो उनका ये कहना है कि ये जो चुनाव है टोटल, ये क्या है, बीजेपी की तरफ अभी जाता जा रहा है और कांग्रेस क्योंकि इसमें पीछे होती जा रही है। तो इसमें क्या है कि जो मेन जो मुद्दा है वो आध्यात्म और धर्म के ऊपर आ जाता है। तो आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्या है, ये बीजेपी ने काफ़ी कार्य किए हैं, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लोग ये वो बोलते हैं अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो जो बेरोजगारी, करप्शन और आतंकवाद बढ़ जाएगा। तो आतंकवाद से सुरक्षा जो है वो बीजेपी ने 10 सालों में दी है। आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो जगह जगह जो है बम फूटते थे। तो ये चीज जो है, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो बेरोजगारी और महंगाई बढ़ जाती है, ये लोगों का कहना है। ठीक है राकेश जी। आलोक सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? छोटी सी बात कहना चाहेंगे कि ये जो जिस तरीके से इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, आप ये देखें कि इतना बड़ा देश है, इस देश में ना तो संभव है कि टैक्स कलेक्शन पूरा हो पाए, फिर भी जीएसटी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अभी जैसे एक बात कही गई है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो उसमें डोनेशन की भाव आता है। जैसे लोग करोड़ों रुपए दान कर जाते हैं धर्म से प्रेरित होके, तो वो पैसा आ जाता है। आप यहाँ छापे मार के भी नहीं निकाल सकते जो पैसा, जो लोग खुद ब खुद दे देते हैं। तो ये जो भारतीय संस्कृति है इसको समझने की जरूरत है और इस पे काम किया जा रहा है। ये बड़े तादाद में देश की इकोनॉमी को गवर्न करेगा। एक बात बस, एक सेकंड, एक बात ये भी जोड़ना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी से और समाज से रोजगार के लिए आप अपनी क्षमता पैदा करें।
अब जो है इंसान का काम मशीन कर रही है। मैं गांव से आता हूँ, एक खेत 20 आदमी काटते थे, अब एक ट्रैक्टर 20 खेत को काट रहा है। जी बिल्कुल। सड़क बनाने का काम मशीन कर रही है। हाँ। अब एंकर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए जी। हैं, ऑपरेशन रोबोट कर रहा है। हाँ। इंसान का काम अगर मशीन कर रही है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। हाँ। आपको अपने आत्मनिर्भरता के लिए स्वरोजगार पर आना पड़ेगा, जी। लोकल पर वोकल की तरफ आना पड़ेगा, स्थानीय तौर पर कुटीर उद्योग में आना पड़ेगा बेरोजगारी दूर करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही का रोजगार के मुद्दा है। राधा वल्लभ शारदा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जी मैं धर्म के आधार की बात कर जी रहा हूँ। हाँ मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी, हो सकता गलत हो, हाँ 60 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हाँ है। अगर सिर्फ धर्म के आधार पर सांसद चुनना होता तो 60 तो तय है हाँ। मुस्लिम आबादी के हिसाब से आना। हाँ। लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारे देश की जनता अच्छे से जानती है धर्म के आधार पर हम नहीं चल सकते। हाँ बिल्कुल सही कहा कि ये जो धर्म का आधार है, धर्म का आधार बनाया गया है कि ये लोकतंत्र का आधार नहीं है। धर्म का आधार हमारी दिनचर्या के लिए हो सकता है, हमारी पूजन पद्धति के लिए हो सकता है, हमारी प्रणाली के लिए हो सकता है धर्म का आधार, लेकिन देश चलाने के लिए धर्म का आधार नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। और 5वें चरण का जो मतदान है वो अपने अंतिम छोर पर है। 6 बजे मतदान जो है वो समाप्त हो जाएगा और 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं मत प्रतिशत वो चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं। जी। सबसे ज्यादा जो मतदान है 73%, हम लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि 73% जो मतदान है वो पश्चिम बंगाल में अब तक हो चुका है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी जहां पर हम आए दिन झड़प देख रहे हैं, वहां पर लोग इतना बढ़ चढ़ के उत्साह से मतदान के लिए जा रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती थी, हाँ। मतदाताओं को घर से निकालना, चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती थी मतदाताओं को घर से निकालना, उसमें वो साकार हुए हैं। बिल्कुल अपनी कोशिशों में वो कामगार होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां मतदान का घटता हुआ प्रतिशत राजनीतिक दलों के माथे पर चिंताओं की लकीरें लाने के लिए था, वहीं मतदान का बढ़ता हुआ प्रतिशत भी राजनीतिक दलों के लिए माथे की चिंता की लकीरें कम नहीं करने वाला बल्कि बढ़ाने वाला है। देखना होगा कि ये जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है किसके पक्ष में हुआ, उसके खिलाफ हुआ है, इसका परिणाम हम 4 जून को देखेंगे। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। तमाम मेहमानों का आशीष दुबे जी, राधा वल्लभ शारदा जी, विलक्षण सक्सेना जी, आलोक सिंह जी, रमेश शर्मा जी और राकेश ठाकुर जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर एक ऐसे ही मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।